चलिएगा, वेक्टर कैलकुलस में से नवकार के क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अपन। नवकार के जो एमसीक्यू हैं उनको अपन लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल आप लोगों के साथ स्क्रीन पर है, फटाफट से इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप लोग और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्या करना चाह रहा है। यहाँ आप लोगों को एस जो दे रखा है वो एक बेलन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 का पृष्ठ जो z बराबर 0 से z बराबर 5 के बीच कहाँ पर है, केवल प्रथम अष्टांश में है, ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है। तो ये सरफेस इंटीग्रेशन x प्लस एक्स जेड बटे वाई डी एक्स डी जेड, ठीक है ना। हमारे पास जीके वाली फैकल्टी नहीं है भैया, बिना जीके वाले ही है अपन। तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा ये जरा बताएं आप लोग, ये वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए। नवकार के क्वेश्चन है क्या सर? हाँ, नवकार का सवाल है ये। नहीं, आज जो ले रहे हो वो सारे नवकार के ही है ना? हाँ, आज जो ले रहे हैं सारे क्वेश्चन नवकार के ले रहा हूँ। हाँ जी भाई, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग। यहाँ पर हमने सरफेस इंटीग्रेशन का कार्टेजियन फॉर्मेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई, यही तो होता था सरफेस इंटीग्रेशन, जिसको अपन सरफेस इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बोल दो। और इसका कार्टेजियन फॉर्मेट जो हमारे पास होता था वो यही होता था। और ये मान किसके बराबर होता था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते थे इसके अंतर्गत। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या निकल करके आता है, डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर आता है। डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर होगा, है कि नहीं। अब ये जब मान हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, जब ये मान हमारे पास यहाँ पर निकलेगा तो क्या कहानी यहाँ पर चलने वाली है, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर अपन को ये मान यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका सरफेस अपन को निकालना है। इफ एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z बराबर 0 एंड z बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन इसके अंदर लगेगी, क्या मान इसका आना चाहिए। यहाँ पर अगर अपन इस चीज को देखेंगे तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी क्या। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब लगती है, जब सरफेस एस जो है वो बंद हो। यहाँ पर सरफेस बंद नहीं है, ये सिलेंडर है। और सिलेंडर के अपन ने मैंने बताया था खीरा लो और खीरा के 8 हिस्से कर दो। तो ये सिलेंडर का एक फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर एक कर्व वाला पार्ट है, और कर्व वाला पार्ट भेज रही बेटा खुशबू माइक बंद कर लो खुशबू। और नीचे z बराबर 0 से z बराबर 5 तक ऊपर से ढका हुआ है, नीचे से ढका हुआ है, इधर सरफेस है, इधर से खुला हुआ है पूरा। इधर कोऑर्डिनेट प्लेन ही तो आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन उसकी बाउंड्री थोड़ी दे रखी है कि कोऑर्डिनेट प्लेन उसकी बाउंड्री है।
तो ये सरफेस जो है ये हमारे पास खुला हुआ है, और सरफेस जब हमारे पास खुला हुआ है तो उस कंडीशन में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम नहीं करती है, ठीक है ना। या फिर इसमें क्या लगा सकते हैं, स्टोक थ्योरम लगाएं। स्टोक थ्योरम क्या कहती है, स्टोक थ्योरम भी नहीं लगेगी इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, dx dz को डायरेक्टली अपन को ये इंटीग्रेशन जो है सिंपली अपन को ये निकालना पड़ेगा कि ये मान हमारे पास आएगा किसके बराबर। इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा दो सीधे सीधे, z dx और dz दो ही तो इंटीग्रेशन है, प्रोजेक्शन इसने ऑलरेडी ले ही रखा है, एक्स जेड प्लेन पर ये बात कर रहा है। तो एक्स जेड प्लेन पर अपन जब बात कर रहे हैं तो ये मान हमारे पास निकल करके आ रहा है एफ एन कैप डी एस। तो ये क्या होना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या करना चाहिए बताओ। यहाँ पर क्या मान अपन को दे रखा है, इसमें अगर अपन देखो ये जो सिलेंडर चल रहा है, यहाँ पर अपन बात करें ये ऑक्टेंट के अंदर, और यहाँ पर ये सिलेंडर जो है यहाँ पर यहाँ से z बराबर 0 से चल रहा है, z बराबर 5 तक चल रहा है, ये सर्किल चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी केवल ये इधर उधर का कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट है, तो अपन को पास यहाँ पर इंटीग्रेशन में x की लिमिट चाहिए और z की लिमिट चाहिए। तो x की लिमिट देखने के लिए तो इसका एक्स वाई एक्सिस में जो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आएगा वो सर्किल आएगा, और सर्किल में जो x की लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से 4 तक होगी। तो x की लिमिट अपन लगा देते हैं 0 से 4 तक, और z की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, z बराबर 0 से 5 तक। तो z की लिमिट लगा दो इसमें 0 से 5 तक, और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस, और यहां पर एक्स जेड बटे वाई, एक्स प्लस एक्स जेड बटे वाई, और बाई का मान क्या लगा देंगे, बाई का मान अभी अपन लगा देंगे, बाई को हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ओनली एक्स और जेड है, तो बाई का मान यहां से लग जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी एक्स डी जेड। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन जेड के रेस्पेक्ट में, और जेड के रेस्पेक्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा 0 से 4, और जेड के रेस्पेक्ट में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स जेड, एक्स का तो हो जाएगा एक्स जेड और प्लस एक्स बटे वाई, और जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बटे 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से 5 तक, और ये हो जाएगा हमारे पास dx, ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx। अब जब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 से 4, जेड का मान 0 लगाने से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 25 बटे 2 एक्स बटे वाई, और ये कहानी हमारे पास बनेगी dx, बनेगी नहीं बनेगी। अब इसमें बाई का मान कितना लग जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई का मान अंडर रूट 16 माइनस 5 का 5x का कर देंगे हम 5x स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से 4 तक, इसमें 25 बटे 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 से 4 तक, x बटे बाई का मान लग जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और इसमें इसका अवकलन यहाँ मौजूद है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेंगे टी स्क्वायर, तो माइनस 2x dx बराबर ये हो जाएगा 2t dt, 2t dt। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, x dx बराबर आ जाएगा माइनस टी dt, और ये जब मान लगाएंगे तो इसमें x का मान 4 लगाएंगे, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 8 पंजो 40, और माइनस यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस 25 बटे 2, लिमिट लगाएंगे, x का मान अगर 0 लगाएंगे तो t का मान कितना आएगा 4, और 4 लगाएंगे तो 0, ठीक है ना। और x dx का मान हो गया t dt, माइनस तो बाहर निकाल दिया, और इसका मान लगाएंगे टी स्क्वायर, तो ये भी t रह जाएगा, t से t कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो जाएगा हमारे पास t, और t में लिमिट लगेगी 4 से 0, तो माइनस 4 आएगा ये, तो प्लस 100 बटे 2 बोले तो 50 प्लस 40, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 90। तो ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर आएगा, ये इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर आएगा 90 के। समझ में आ गई बात सब लोगों को, क्यों भाई,
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ गए सब लोग सवाल को? अब इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं करी हमने? यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो सरफेस बंद सरफेस हमारे पास होना चाहिए था, इसलिए ये यहां पर वो हमारे पास नहीं लग पाई। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से इसको, इधर वाला पोर्शन नोट कर लो, फिर उधर वाला पोर्शन करवा देता हूं। ये तो लिख दिया होगा सबने? क्यों भाई, लिख दिया? इधर यस वाला सर। पोर्शन ये लिख दो फटाफट से, नोट डाउन कर दो जल्दी से इसको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आशीष जी, चेतना जी, खुशबू जी, महेश जी, नमन, राम, उर्वशी, हो गया? चलो अगला सवाल है आप लोगों के पास, ये क्या कहना चाह रहा है? यदि v जो है वो क्या है? तल x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए, और प्लेन दे दिया 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4 से घिरा आयतन है, से घिरा आयतन है, और फाई इजिकल टू हमारे पास कितना है? फाई इजिकल टू 45x स्क्वायर वाई है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डीवी का मान किसके बराबर होगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डीवी का मान क्या होगा? तो देखो फाई का मान तो लगा ही दिया, 45 एक्स स्क्वायर वाई सब में लगा हुआ है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, डीवी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया। अपन को सिंपली यहाँ पर एक्स वाई जेड की क्या देखनी है? लिमिट देखनी है। एक्स वाई जेड की क्या देखनी है? लिमिट। ये जो प्लेन हमारे पास बनेगा, ये प्लेन हमारे पास कैसे बनेगा? ये तीनों एक्सिस को ये काटेगा, ये प्लेन ऐसे 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 जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड का मान हो गया। तो जेड की जो लिमिट चलेगी, जेड नीचे एक्स वाई प्लेन से चलेगा और ऊपर उठेगा तो ऊपर उसकी छत ढकी हुई है प्लेन के द्वारा, मतलब ये पीछे भोंपू निकला हुआ है और अपना जेड यूं ही तो बढ़ेगा आगे। तो इसका जो बॉटम पॉइंट है वो तो एक्स वाई प्लेन पर रहा, और ऊपर जो पॉइंट है वो ऊपर से छत यूं आ रही है स्लोप, तो ये ऊपर प्लेन पे जाके टिकेगा, मतलब खत्म कहां पर होगा? प्लेन पर। तो जेड की जो लिमिट चलनी चाहिए वो जेड बराबर 0 से, और प्लेन पर जेड का मान निकालेंगे तो जेड बराबर आएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है ना? और ये लिमिट अपन को एक ही ऑप्शन में दे रखी है यहाँ, और इसमें अपन एक्स वाई की लिमिट देखना चाहें तो इसका एक्स वाई प्लेन पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये आएगा, और ये जो लाइन बनेगी इसमें जेड का मान 0 लगा दो तो 2x प्लस 2y बराबर 4, मतलब x प्लस वाई बराबर 2 बनेगी। तो इसमें y की लिमिट जो चलेगी वो x y बराबर 0 से, और इस लाइन पर y का मान आएगा, और इस लाइन पर y का मान कितना आएगा? 2 माइनस एक्स, तो y की लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स हो गई, और x की लिमिट यहां से यहां तक यूं चलेगी, तो x का मान यहां पर कितना है? 2, तो x की लिमिट हो गई 0 से 2। तो इसका जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आना चाहिए, कि यदि v तलों x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4 से घिरा हुआ आयतन है, तथा
फाई बराबर 45x² है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डीवी का जो मान है, ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा? 0 से 2, 0 से 2 माइनस एक्स, 0 से 4 माइनस 2x माइनस 2y, 45x² dx dy dz के बराबर आएगा। सच्ची बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? यस सर। कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी बच्चे को इसके अंदर हो तो बताइएगा। हो गया सबका? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि s क्या है, गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1 का पृष्ठ है, तो हमें यहां मान निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन 2xi कैप प्लस 2y 3yj कैप प्लस 3zk कैप डॉट n कैप। यहाँ जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये मान है हमारे पास n कैप। ये मान हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ लिखा हुआ है n कैप ds। ठीक है ना? तो सरफेस इंटीग्रेशन 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 3zk कैप डॉट n कैप ds, ये किसके बराबर होगा? जहां n कैप पृष्ठ पर बाहर की दिशा में एकल अभिलंबीय सदिश है। ठीक है ना? तो सरफेस इंटीग्रेशन है, और जो सरफेस है वो बंद सरफेस है। बंद सरफेस है तो इसके अंदर क्या लगा सकते हो आप? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हो। एफ वेक्टर कौन हो जाएगा? ये आपको एफ वेक्टर दे रखा है, तो एफ वेक्टर इजिकल टू हमारे पास यहाँ पर हो गया 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 3zk कैप हो गया। और ये जो इंटीग्रेशन है इसको अपन सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds बोल सकते हैं। और ये बराबर होता है किसके? वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ वेक्टर dv के बराबर होता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। सच्ची बात, डाइवर्जेंट एफ वेक्टर dv के बराबर ये होगा। और ये जब इसके बराबर होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम, इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा? इसका x के रेस्पेक्ट में 2, इसका y के रेस्पेक्ट में 3, इसका z के रेस्पेक्ट में 3, dv हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8 b। और b क्या है? इस सरफेस से घिरा हुआ आयतन। सरफेस क्या है? गोला। गोले की रेडियस कितनी है? 1। गोले की रेडियस 1 है तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब। तो 8 तो ये है ही हमारे पास, इनटू में 4/3 पाई और 1 का क्यूब आ जाएगा, तो 8 चौका 32/3 पाई। आंसर आ जाएगा 32/3 पाई। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा 32/3 पाई के बराबर। ये इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 32/3 पाई के बराबर।
हो गया, लिख दिया सब लोगों ने भाई, सबने लिख दिया भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। माना पृष्ठ एस तथा आर वेक्टर बराबर ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पृष्ठ एस से परिबद्ध आयतन जो है वो बी है, तो सरफेस इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का मान कितना होगा? कितना होगा बताओ? 3v के बराबर। आराम से समझ में आ रही है? मतलब ये बराबर हो जाएगा डाइवर्जेंट आर वेक्टर डीवी के बराबर, और डाइवर्जेंट आर वेक्टर कितना आएगा? 1 + 1 + 1 3 डीवी के बराबर। तो 3 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? 3v। तो सीधा सीधा ये आंसर आप लोगों को किसके बराबर मिल रहा है? 3b के बराबर मिल रहा है। आ गई बात समझ में सब लोगों को? माना पृष्ठ एस है और आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से परिबद्ध आयतन बी है, तो सरफेस इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप डीएस का जो मान है वो हमारे पास कितना है? ये मान हमारे पास आ गया 3b के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास हो गई 3b के बराबर। क्लियर बच्चों? समझ गए क्या? क्यों जी? चलें आगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि एक्स वाई तल में सी एक सतत बंद वक्र है, सी जो है वो एक्स वाई तल में एक बंद वक्र है, कंटिन्यूअस है, और उससे घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो कितना है? कैपिटल एस है। तो पी एक्स वाई का एक फंक्शन है, क्यू एक्स वाई का एक फंक्शन है, तो क्षेत्र एस पर दो अवकलनीय सतत फलन है। तो सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई किसके बराबर होगा? कर्व इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के बराबर। ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है सीधा सीधा। तो ये मान हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के बराबर, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ग्रीन थ्योरम के अंतर्गत यही होता था, कर्व इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर होता था सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई के बराबर ये होते थे। सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई के बराबर ये कहानी यहाँ पर होती थी। आ गई बात समझ में सब लोगों को भाई? हो गया सबका? आ गई बात समझ में सबको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि यदि कैपिटल सी वक्र y बराबर रूट एक्स तथा y बराबर एक्स स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा है। c जो है वो c क्या चीज है? c है वक्र y बराबर रूट एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा। तो आपको ये इंटीग्रेशन बताना है ये क्या होगा। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है?
ग्रीन थ्योरम दिखाई दे रही है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी बराबर कितना है यहाँ पर, पी इजिकल टू कितना है, पी इजिकल टू 3x² माइनस 8y², और q इजिकल टू कितना है 4y माइनस 6xy dy। अब ये बराबर किसके होता है, सरफेस इंटीग्रेशन डेल q अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y और dx dy, इसी के बराबर तो आएगा ये। अब डेल q अपॉन डेल x कितना आएगा, डेल q अपॉन डेल x अगर अपन निकालेंगे तो डेल q अपॉन डेल x कितना आएगा, ये तो 0 माइनस के 6y और माइनस डेल p अपॉन डेल y करोगे तो कितना आएगा, माइनस 16y, तो प्लस 16y हो जाएगा ये dx dy सरफेस इंटीग्रेशन। तो बराबर आ गया सरफेस इंटीग्रेशन tan y dx dy। अब अपन को इसकी लिमिट्स देखनी है। लिमिट्स देखने के लिए अपन को एक तो कर्व दिया है y बराबर रूट एक्स, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये दोनों कर्व हैं, तो y बराबर रूट एक्स का मतलब होता है y स्क्वायर बराबर x, मतलब इसमें केवल ये ऊपर ऊपर वाला ही कर्व बनेगा, इसमें जो कर्व बनेगा वो केवल कौन सा बनेगा, ऊपर ऊपर वाला बनेगा। समझ में आई बात, क्योंकि y बराबर रूट एक्स है तो y का मान नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, तो ये हमारे पास हो गया y बराबर रूट एक्स। और y बराबर एक्स स्क्वायर जो बनेगा ये बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे, ये y इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये 1,1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि y बराबर रूट एक्स यहाँ लगाओगे तो रूट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा, x की पावर 4, तो x का एक मान तो आएगा 0 और एक मान आएगा 1। तो यहां से अब इसमें लिमिट देखेंगे तो x की वैल्यू तो कहां से कहां तक घूमेगी, 0 से 1 तक, और y की लिमिट इस कर्व से एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक। तो यहां पर ये हमारे पास आएगा x की लिमिट 0 से 1 तक और y की लिमिट एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक, और ये हमारे पास हो गया tan y dx dy। और tan y का जब इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर बटे 2 5y स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट लगेगी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक dx बराबर में ये इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, y का मान रूट एक्स लगाएंगे तो 5x और एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 dx। यही कहानी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, सही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बटे 2 और माइनस x की पावर 4 का x की पावर 5 अपॉन 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस x की पावर 5 और लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, तो 1 लगाएंगे तो 5 बटे 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे 2। इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा 3/2। सच्ची बात, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ गए सब लोग अच्छे से, बोलिए भाई। यस सर। क्या सबको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई कलेश किसी को हो तो बताइए किसी तरह का। हाँ जी बच्चा लोग, हो गया क्लियर सबका? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप ये, यदि सतह S गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई किसके बराबर हो जाएगा?
ये हो गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। और एफ वेक्टर बराबर क्या हो गया यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। सरफेस जो है वो गोला है तो वो बंद सरफेस है, तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दोगे, डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर हो जाएगा। और इसका डाइवर्जेंट क्या आएगा, एक प्लस एक प्लस एक 3, तो 3 dB के बराबर आएगा, मतलब 3b। और b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब। आंसर्स में कहीं गड़बड़ है क्या? ये पहला ऑप्शन जो है ये थोड़ा सही कर लें, पहला ऑप्शन मिस प्रिंट है, 4 पाई ए क्यूब है ये। पहला ऑप्शन जो है सही प्रिंट कर लेंगे, 4 पाई ए क्यूब, और पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को? समझ गए क्या? Yes, sir. चलिए, बढ़े आगे। Yes, sir. हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एफ वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप, तथा किसी भी बंद पृष्ठ एस द्वारा परिबद्ध आयतन कितना है b। तो सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds का मान कितना होगा। एफ वेक्टर बराबर अपन को ये दे दिया, तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds ये मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये मान आएगा डाइवर्जेंट एफ वेक्टर dv के बराबर। और डाइवर्जेंट एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, डाइवर्जेंट एफ वेक्टर का मान कितना होगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 dv, 3 और 1 4 में से 2 गए तो 2b हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा 2b के बराबर। एफ वेक्टर बराबर एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस 3z के कैप है, तो किसी भी बंद पृष्ठ एस द्वारा घिरा हुआ आयतन कैपिटल V है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2b के बराबर ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ गए सब लोग अच्छे से? यस और नो? बोलिए भाई। Yes, sir. मिटा दें। अगला सवाल आपको दे रखा है, एक आयत है और उस आयत सी के शीर्ष, सी एक आयत है और उसके शीर्ष दे रखे हैं पाई कॉमा 0, 0 कॉमा 0, पाई कॉमा पाई बाई 2 और 0 कॉमा पाई बाई 2। तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स ये मान किसके बराबर आएगा, बताओ जरा, करिए इस सवाल को फटाफट से। अब इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ही निकालो, क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ही निकालें आप लोग, क्या आएगा फटाफट से बताएं मुझे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है।
हम्म। कॉस वाई के संग डी, अच्छा एक डी वाई होना चाहिए यार, एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। एक इसमें भी यार दोनों ही मिसप्रिंट है, किताब में ही मिसप्रिंट है। ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स, ये डी वाई होना चाहिए बाद वाला, बाद वाले को डी वाई कर दो आप। ऑप्शन सी सर, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी आ रहा है, देखते हैं अभी। निकालो भाई सबका, सबका थर्ड ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ग्रीन थ्योरम लगेगी, ग्रीन ही लगाई होगी ना आपने। ये यस सर। रेक्टेंगल हमारा बनेगा, पाई कॉमा जीरो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0,0 यहाँ पे आ जाएगा, और 0,π/2 यहाँ आ जाएगा, और पाई/π/2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें x की लिमिट तो लगा दी 0 से पाई तक, और y की लिमिट लगा दी 0 से π/2 तक, तो ये p हो गया, ये हमारा q हो गया, p dx प्लस q dy, सरफेस इंटीग्रेशन x की लिमिट 0 से पाई, y की लिमिट 0 से π/2, डेल q अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, यही आएगा सेम, तो इसको डबल कर दूं -2, और ये हमारे पास हो गया डी एक्स डी वाई, तो ये हमारे पास हो गया 0 से पाई -2 ई की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, कॉस वाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन वाई, लिमिट हो गई 0 से π/2, तो 1 आ जाएगा ये तो, साइन π/2 माइनस साइन 0 1। और इसमें जब करेंगे तो -2 बाहर, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो प्लस हो गया ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई, तो 2 ई की पावर माइनस पाई और माइनस 1, 2 ई की पावर माइनस पाई माइनस 1, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को, समझ में आ गई बात सबको भाई? यस सर। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर हो गया 2 ई की पावर माइनस पाई माइनस 1। चलें आगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ कितना आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप क्रॉस एफ वेक्टर डीएस का मान। चेक करो, इसको निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस करवाएं मैंने आप लोगों को, देखो डायरेक्ट थ्योरी के अंदर लिखा हुआ होगा आपका ये पोर्शन। नन ऑफ दीज, कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्या आया था इसका आंसर? डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीबी के बराबर।
ये मान हमारे पास किसके बराबर था, डायरेक्ट अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू बराबर होती है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीवी के बराबर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीवी के बराबर होता है। और ये यहाँ पर कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर अपन लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, ये जो मान है ये क्या कहलाता है, ये मैंने बताया भी था आपको, बंद पृष्ठ S पर सतत बिंदु फलन F वेक्टर का अविलंब पृष्ठीय समाकल। जो पृष्ठीय समाकल होता है ये फ्लक्स को दर्शाता है, फ्लक्स। और फ्लक्स क्या चीज को दर्शाता है, फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी सरफेस है तो उस सरफेस से कितनी मात्रा बाहर निकल रही है, उसके आर पार अभिभाग को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये जो आंसर है इसका, इसका जो आंसर अपन लोगों को याद रखना है वो क्या आंसर याद रखना है, एफ वेक्टर का एस के आर पार अभिवाह, अभिवाह बोलते हैं फ्लक्स। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन है ये सरफेस इंटीग्रेशन फ्लक्स को दर्शाता है, जो उस सरफेस से पार आर पार होने वाले अभिवाह को दर्शाता है कि उस सरफेस के आर पार कितना अभिवाह हो सकता है, कितना फ्लक्स उसके पार जा सकता है, इसको ये दर्शाएगा, इसको ये दर्शाएगा। तो ये जो मान है ये मान हमें दर्शाएगा पृष्ठ के आर पार एफ वेक्टर का एस के आर पार अभिवाह, कि एफ वेक्टर का एस के आर पार कितना अभिवाह हो सकता है, कितना फ्लक्स उसका निकल सकता है, उस चीज को ये यहां पर दर्शाएगा। आ गई बात समझ में सबको, क्यों भाई? जी सर। लिख दिया सबने? ये यहाँ पे इसको एफ वेक्टर कर लेना, एफ वेक्टर का पृष्ठ के अनुदिश घूर्णन। मिटा दें इसको, चलिएगा। नेक्स्ट बताइए, स्टॉक प्रमेय का प्रकथन। स्टॉक प्रमेय का कथन कौन सा है इनमें से, छांटो। स्टॉक प्रमेय क्या होती है? स्टॉक प्रमेय जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? स्टॉक प्रमेय का कथन इनमें से कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये ds होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या होता है, उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। कर्ल एन कैप क्रॉस डॉट कर्ल एफ वेक्टर ds। तो यहाँ पर स्टॉक प्रमेय का कथन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलें आगे, इस सवाल को करिए फटाफट से। एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का पृष्ठ है। एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का पृष्ठ है, तो सरफेस इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई डी जेड, ये मान किसके बराबर आएगा बताओ? ये मान हमारे पास इनमें से किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर ये कहानी निकल करके आएगी?
सेकंड ऑप्शन। डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी, गॉस अपसरण प्रमेय बराबर हो जाएगा डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डीवी के बराबर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस है, हाँ डी वाई डी जेड, ये F1 होगा, ये F2 होगा और ये F3 होगा। डी वाई डी जेड ऐसा होता है, तो यहां पर ये मान मिलेगा अपने पास x प्लस जेड आई कैप प्लस, इन चीज का ध्यान रखना क्योंकि F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई, ठीक है ना, प्लस वाई प्लस जेड जे कैप और प्लस हो जाएगा x प्लस वाई के कैप। अब इसका डाइवर्जेंट एफ वेक्टर जब निकालोगे तो इसका x के रेस्पेक्ट में 1, इसका y के रेस्पेक्ट में 1, इसका 1 3, तो ये मान आ जाएगा 3b के बराबर। और b का मान कितना होता है 4/3 पाई a क्यूब, ठीक है, तो 4 पाई a क्यूब होना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ इसने, हाँ सही है सही है, यहाँ पर ये वाला जो मान है ये 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है ना, तो ये बराबर किसके आएगा 2, तो ये 2b के बराबर आएगा, तो 8/3 पाई a क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। वो तो 4 पाई a क्यूब ऑप्शन में नहीं है, वो तो नेगेटिव चला जाए जल्दबाजी में। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो मुझे आंसर रटा हुआ है, रट गए कई बार सवाल आगे, बार बार सवाल करवाने के पीछे उद्देश्य यही है भाई। अब इस तरह के सवालों में अब आपको काफी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा, हाँ इस तरह का सवाल आएगा तो हम कर आएंगे, अब अटकेंगे नहीं अपन। और सबसे ज्यादा डर वेक्टर एनालिसिस में लगता यहीं पे था, क्यों भाई, इस तरह के सवालों को देख के पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है अपन को, कर सकते हैं सवालों को अपन। चलिए ये बताओ जल्दी से, ए एक अचर सदिश है तो किसी बंद पृष्ठ के लिए ये मान किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रेशन एन कैप डी एस। यहां पर ये इसमें भी मिसप्रिंट है शायद, यहां पर ये जो है ना इसमें ए वेक्टर और लगाना पड़ेगा अपन को, तभी तो ए के फॉर्मेट, ए का मतलब ही क्या रहा, ये जो सवाल है ये इस तरह से होगा ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, और ए वेक्टर अचर सदिश है तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 0। तो यहाँ जो आंसर हमारे पास निकल करके आएगा, ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आंसर निकल करके आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। हो गया सबका? यस सर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, गॉस का अपसरण प्रमेय संबंध है। गॉस का अपसरण प्रमेय किस किस में संबंध है, दो आयतन समाकलनों में, रेखा समाकल और पृष्ठ समाकल में, रेखा समाकल और आयतन समाकल में, पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल में। कौन सा संबंध है, फोर्थ ऑप्शन। पृष्ठ समाकल को आयतन समाकलन में तो कन्वर्ट करता है, सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस बराबर किसके होता है, डाइवर्जेंट एफ वेक्टर डी वी के बराबर। मतलब पृष्ठ समाकल परिवर्तित होता है किसमें, आयतन समाकल में। तो गॉस अपसरण प्रमेय जो है, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, ये किस किस में संबंध को दर्शाता है, पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल में संबंध को दर्शाएगा। तो गॉस का अपसरण प्रमेय जो है ये संबंध है किस किस में, पृष्ठीय समाकल और आयतन समाकलन में। क्लियर, लिख दो भले फटाफट। चलें आगे। नेक्स्ट, ग्रीन का प्रमेय निम्न तल में लागू होता है, एक्स वाई तल में, एक्स वाई जेड प्लेन में लगेगा नहीं, एक्स अक्ष में लगेगा नहीं, वाई अक्ष में लगेगा नहीं। तो ग्रीन प्रमेय जो है वो कहां पर लागू होता है, एक्स वाई प्लेन में लागू होता है। ग्रीन प्रमेय निम्न तल में लागू होता है।
एक्स वाई प्लेन में कर्व होता है, उस कर्व से ही सरफेस बनता है, उसी के ऊपर अपन काम करते हैं। ठीक है ना। वाई जेड प्लेन में लग सकता है, एक्स जेड प्लेन में लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक प्लेन में लगेगा। अक्ष पे नहीं लगता, एक्स वाई जेड प्लेन कोई होता ही नहीं है। हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट, यदि V किसी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन है, तो अभी थोड़ी देर पहले कराया सवाल अपन ने, आर वेक्टर डॉट एन कैप डाइवर्जेंट आर वेक्टर डीबी के बराबर, और डाइवर्जेंट आर वेक्टर कितना होता है 3, तो 3b के बराबर हो जाएगा। तो ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3b के बराबर। यदि b किसी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन है, तो सरफेस इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये मान किसके बराबर आएगा, ये मान बराबर आएगा हमारे पास 3b के बराबर। सही है। चलो, स्टोक प्रमेय संबंधित है, किससे संबंधित है स्टोक प्रमेय बताओ। लाइन टू सरफेस, रेखा समाकल और पृष्ठ समाकल में, जो कर्व इंटीग्रेशन होता है उसको पृष्ठ समाकल में तो कन्वर्ट करता है स्टोक प्रमेय। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेखा समाकल तथा पृष्ठ समाकल से। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कहीं कोई आपत्ति किसी को। चलिएगा ये वाला सवाल निकालो फटाफट। द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन, कर्व इंटीग्रेशन आपको निकालना है, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर सी इज द यूनिट सर्किल एट 0। ठीक है ना, यूनिट सर्किल सेंटर एट 0, सेंटर उसका जो है वो 0,0 पर है। तो ये मान किसके बराबर आएगा, ये पहले ऑप्शन में मान दे रखा है 2 पाई, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है -2 पाई, थर्ड ऑप्शन में 0, फोर्थ में नन ऑफ दीज। संतत नहीं है ये, तो करना पड़ेगा अपन को, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते अपन इसका। 0,0 पर संतत नहीं है ना, करवाया हुआ सवाल है अपन का ये। वो सर रेसिड्यू निकाल के करना है वो। निकालो जल्दी से इस सवाल का आंसर, आप लोगों के पास में क्या आएगा। 2 पाई। हाँ जी, 2 पाई क्या बताया था, 2 पाई। अगर मान लो 0,0 इसके अंदर आता है, सी के अंदर, तो इसका मैंने डायरेक्ट लिखवाया भी था 2 पाई आएगा, और 0,0 इसके अंदर नहीं आता तो फिर इसका मान क्या आता, 0 आता। और वैसे अगर अपन इसको देखना चाहें, सर्किल है
तो यहाँ पर अपन इसको पैरामेट्रिक फॉर्मेट में बदल लेंगे, x इजिकल टू आर कॉस थीटा, y इजिकल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, dx इजिकल टू थीटा के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और dy इजिकल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर कॉस थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जब मान अपन लगाएंगे तो थीटा पूरे सर्किल में थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, 0 से 2 पाई हो जाती है। माइनस बाई डी एक्स, बाई को डी एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स डी वाई तो प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हट जाएगा, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 डी थीटा। तो ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई। डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर 0,0 इसके अंदर नहीं होता तो फिर इसमें ग्रीन थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर लेते, और फिर उससे उसका आंसर क्या आ जाता हमारे पास, क्या आ जाता आंसर, 0 आ जाता। मतलब इसका आंसर या तो 0 आता है या 2 पाई आता है। अगर 0,0 उसके अंदर है तो आंसर 2 पाई आएगा, 0,0 उसके अंदर नहीं है तो आंसर 0 आएगा। सीधी सी बात है, चाहे कर्व सी कुछ भी दे रखा हो, सीधे सीधे अपन को ध्यान रखना है। बहुत फेमस सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, तो अपन लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिएगा ये सवाल देखो क्या कहना चाह रहा है। आर बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन एस विद वर्टिसेज 0,0, 1,0, 0,1 ऑन इज यूवी प्लेन। मतलब एस कोई ट्राइंगल सरफेस है, उसका प्रोजेक्शन अपन यूवी प्लेन पर ले रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, आर आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन आर आ रहा है। एक्स इजिकल टू हमारे पास 2u माइनस 3b है, वाई इजिकल टू u प्लस b है। तो इंटीग्रेशन एक्स डी ए ये मान किसके बराबर होगा, यूवी प्लेन पर जब अपन लेंगे, एक्स वाई प्लेन पर अपन लेते हैं तो क्या आता है, x इजिकल टू यहाँ पर दे दिया 2u माइनस 3b, और y इजिकल टू दे दिया u प्लस बी। तो ये मान किसके बराबर आना चाहिए, तो ये अपने सिलेबस से बाहर की चीज है। यहाँ पर जब आपको इस तरह का कोई सरफेस दे दिया जाए ना, अलग से प्रोजेक्शन आपको दिया जाए कि भाई x और y एक्सिस के दे रखे हैं, और x और y दो अलग वेरिएबल पर डिपेंड कर दिए u और v पर, तो इस कंडीशन में dA इजिकल टू जो होता है ये होता है डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ j ds के बराबर। यहाँ जो dA को ds में तो कन्वर्ट करना है, आंसर ds में आ रहा है, तो dA इजिकल टू जो मान निकल करके आता है ये किसके बराबर आता है, मॉड ऑफ j ds के बराबर। एंड व्हाट इज द j, j इज द जैकोबियन ऑफ x कॉमा y, ये x और y है, ठीक है ना, और किस वेरिएबल में है, जैकोबियन ऑफ x कॉमा y, तो जैकोबियन ऑफ x कॉमा y मतलब डेल x कॉमा y अपॉन डेल u कॉमा b इसको लिखा जाता है। x कॉमा y का जैकोबियन u कॉमा b के सापेक्ष, और x कॉमा y का जैकोबियन u कॉमा b के सापेक्ष जो लिखा जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा, डेल x कॉमा y अपॉन डेल u कॉमा b। मतलब ये क्या चीज होती है हमारे पास, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल b, और अपॉन में होता है डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल b। तो यहाँ अगर इस मान को देखेंगे तो डेल x अपॉन डेल u 2 आएगा, डेल x अपॉन डेल b माइनस 3 आएगा, डेल y अपॉन डेल u 1, और ये भी 1, तो 2 माइनस 3 ये हमारे पास आएगा 5, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, 5। तो ये जो मान हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन x dA r के अंतर्गत, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। x का मान तो कितना लग जाएगा, 2u माइनस 3v, x का मान तो लग जाएगा 2u माइनस 3v, और dA का मान क्या लगेगा, dA का मान लगेगा मॉड ऑफ j, वो 5 हो गया तो 5 बाहर निकल गया, और ये ds, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन 4। तो लेट कैपिटल R बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन S with vertices 0,0, 1,0 and 0,1
इज यूवी प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन x बराबर 2u माइनस 3v y इज इक्वल टू u प्लस v, देन एक्स डी ए का जो मान है आर पर वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इस तरह से बराबर आएगा। समझ में आ गई कहानी अपन लोगों को? ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कर दो फटाफट से इसको। लेट वी द वॉल्यूम, लेट वी द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई ए स्मूथ क्लोज्ड कर्व एस, एस के द्वारा घिरा हुआ आयतन बी है। काफी बार आ चुका सवाल है। लेट आर डिनोट द पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। एन कैप डिनोट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एस, एस से बाहर की तरफ निकलता हुआ अभिलंब सदिश है। देन इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, तो डाइवर्जेंट आर वेक्टर डी बी के बराबर होगा। डाइवर्जेंट आर वेक्टर कितना होगा 3, तो 3b के बराबर ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा 3b के बराबर। बहुत फेमस इंटीग्रेशन है ये, हल्के मतलब अपन को याद हो गया। ठीक है ना, ज्यादातर आने वाले सवालों में से है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। सेम सवाल वापस से फिर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, एफ वेक्टर आपको ये दे दिया तो डाइवर्जेंट एफ वेक्टर 3 आएगा, तो ये किसके बराबर आना चाहिए 3b के बराबर। और b यहाँ पर रेडियस कितनी है 2, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा 4/3 पाई 2 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, 8 चौका 32 पाई, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 32 पाई। इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस किसके बराबर आ जाएगा डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डी बी के बराबर। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर हो रहा है 32 पाई। नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, इफ ऑल द सरफेसेज आर क्लोज्ड इन ए रीजन कंटेनिंग द वॉल्यूम बी, सरफेस कोई भी है उस सरफेस से घिरा हुआ वॉल्यूम हमारे पास बी है, द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेशन, मतलब सरफेस और वॉल्यूम अपन को दे रखा है, तो सरफेस और वॉल्यूम में रिलेशन को कौन दर्शाता है, सरफेस और वॉल्यूम में गॉस डाइवर्जेंस काम आती है। स्टॉक तो किस में काम आती है कर्व इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन में, ग्रीन भी उसी में काम आती है। तो सरफेस आपके पास है और उस सरफेस से घिरा हुआ वॉल्यूम बी है, तो उनके लिए जो हमारे पास एप्लीकेबल है उसमें जो यूजफुल हमारे पास रहेगी वो कौन सी थ्योरम यूजफुल रहेगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे यूजफुल रहेगी। समझ में आ गई बात, यस और नो? If all surfaces are closed in a region containing volume B, then the following theorem is applicable। ठीक है, इधर ही गलत दे रखा है इसका आंसर, इसने स्टॉक दे रखा है, स्टॉक तो गलत है। आ गई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है, ये क्या कहना चाह रहा है, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ए हार्मोनिक फंक्शन इन ए डोमेन डी containing the region T x square plus y square plus z square less than is equal to 100। ये सरफेस है कोई, ठीक है ना, इस सरफेस से बाउंडेड वॉल्यूम हो जाएगा b, वो निकल जाएगा हमारे पास, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन द सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर ये इस तरह से अपन को दे दिया f वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, तो ये x डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल z डी एस, इसमें मिसप्रिंट लग रही है शायद थोड़ी सी, ठीक है ना, इसका भी सही देखना पड़ेगा इसमें गड़बड़ क्या है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको चेक कर लेंगे अपन, क्योंकि अगर मान लो ये केवल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट एन कैप डी एस होता हमारे पास,
तब तो इसका डाइवर्जेंट निकालते तो डेल स्क्वायर एफ आ जाता, और डेल स्क्वायर एफ का मान जो है वो 0 होता है हार्मोनिक फंक्शन के लिए। कोई भी फंक्शन अगर हार्मोनिक फंक्शन तब बोलते हैं जब उसके लिए डेल स्क्वायर एफ का मान 0 आ जाए। तब तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी इसका आंसर जो ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं वो 0 के ही चांस बन रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी अगर तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन को अगर अपन काम में लें इसके अंदर, तो अपन हार्मोनिक फंक्शन का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो डेल स्क्वायर एफ का मान 0, तो इसका डाइवर्जेंट लेना पड़ेगा दोबारा से, दोबारा से इसका डेरिवेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या लगा सकते हैं अभी अपन, 0। और कोई करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा इसके अंदर आपको, ठीक है। एक लास्ट सवाल आप ये कर दो फटाफट से। कर्व इंटीग्रेशन 2x² प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस e की पावर y dy, वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई y बराबर 0 x बराबर 0। c जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके द्वारा बाउंडेड, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ i। तो इस इंटीग्रेशन का मान हमारे पास क्या होगा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y बराबर 0 और x बराबर 0, ही तो बाउंड्री वैसे ही दे दी सिंपल। यहाँ भी सवाल अधूरा है ये, यहाँ भी ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैं देखूंगा कि यहाँ पर भी लिमिट पूरी नहीं निकल पाएगी अपन की, x बराबर 0 और y बराबर 0 थी। यहाँ जो मामला है आपको, रुक जा यार, बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर 0, इसमें एक सर्किल और दे रखा है अपन को, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सर्किल लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेना है, सर्किल, x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये सर्किल दे दिया आपको x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया p, ये हो गया q, तो डेल q अपॉन डेल x तो 0 हो जाएगा, और माइनस डेल p अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, 2y, और dx dy, और इसमें x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक, और y की लिमिट हो जाएगी 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मान बनेगा माइनस y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस तो बाहर निकल गया, 0 से 1 वाई स्क्वायर बनेगा, तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 पे तो 0 हो जाएगा। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये बनेगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये कहानी हमारे पास आ जाएगी x³ बटे 3 माइनस एक्स, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 माइनस 1 बोले तो -2/3। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास बराबर हो जाएगा -2/3 के, ये इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा -2/3 के। समझ में आ गई भाई, क्लियर। तो ये जो सरफेस इंटीग्रेशन जो आपकी 4th एक्सरसाइज नवकार के अंदर है, वहां से गॉस इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, गॉस स्टोक्स ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड नवकार के, वो सारे क्वेश्चंस अपन ने आज की क्लास में यहाँ पर कर लिए। कल अपन करेंगे एक्सरसाइज 3 के नवकार वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है ना। तो उन चीजों को अपन देखेंगे कल की क्लास के अंदर।